चलो दोबारा करना एक बार। रेडी? हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका मैपिंग क्लास में। तो आज की क्लास में हम साउथ अमेरिका को पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट क्लास में साउथ अमेरिका के बारे में ही हमने पढ़ा था। अब साउथ अमेरिका के बारे में हम कुछ और चीजों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में साउथ अमेरिका के बारे में, और कल का भी थोड़ा सा लास्ट जो क्लास हमने की थी उसका साथ में रिवीजन भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम साउथ अमेरिका की लोकेशन क्लियर कर चुके थे कि साउथ अमेरिका का विस्तार पश्चिमी गोलार्ध में है, और उसके साथ साथ इसका कुछ विस्तार विषुवत रेखा से उत्तर में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी आएगा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में है, तो इसलिए इसका अधिकांश विस्तार पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। इसके बाद यहां पर हमने एक इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि पूरे का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट की लोकेशन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसके अंतर्गत टोटल 12 देश आते हैं, और एक इसके अंतर्गत अध्यारोपी देश आता है। तो 12 तो इसके अंतर्गत स्वतंत्र देश हैं, और एक देश कैसा है, तो इसमें वन कंट्री आती है जिसको कहते हैं अध्यारोपित या अधिकृत, लिख सकते हैं अधिकृत देश। किसका अधिकृत है? फ्रांस का। एक ही देश है, वो है फ्रेंच गुयाना, ये फ्रांस के अंडर में है। बाकी के 12 देश कैसे हैं? स्वतंत्र देश हैं, और इन देशों में हम देख चुके थे कि ये 12 देश कौन कौन से आते हैं। तो इसके 12 देशों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला देश आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी हमें मिलती है काराकस। उसके बाद आता है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी मिल जाती है बोगोटा। उसके बाद मिल जाता है छोटा सा इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। फिर पेरू। पेरू की राजधानी मिल जाती है लीमा। इसके बाद है बोलिविया या चिली, पहले ले सकते, चिली। चिली की राजधानी सैंटियागो। और फिर मिल जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी यहाँ पर हमें मिलती है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के ऊपर जाएंगे तो उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। उसके ऊपर दिया रहता है पराग्वे। पराग्वे की राजधानी असेंशन। और उसके ऊपर मिलता है बोलिविया। बोलिविया की राजधानी लापाज। और सबसे बड़ा देश मिलता है ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी हमें मिलती है ब्राजीलिया। इसके बाद टॉप पर जाएंगे तो 3 छोटे छोटे देश मिलते हैं, जिसमें एक मिलता है गुयाना जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। दूसरा देश मिलता है, यहाँ पर पहले इधर से करेंगे तो फ्रेंच गुयाना आ जाएगा। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन है, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। बीच में अगर आप जाएंगे तो सूरीनामा। सूरीनामा की राजधानी पारामैरिबो। और उसके बाद मिलता है गुयाना जिसकी राजधानी का नाम था जॉर्ज टाउन। तो ये सारे के सारे 12 देश हैं। सिर्फ फ्रेंच गुयाना याद रखेंगे, ये स्वतंत्र देश नहीं है, इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार है। तो ये 12 देशों के बारे में हम पढ़ चुके थे, और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया था कि यहां से विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर जाती है। तो विषुवत रेखा की स्थिति हम जानते हैं कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील को टच करती है। पेरू की केवल सीमा को टच करती है। इक्वेटर के उत्तर में जो स्थित देश है उनमें आपका वेनेजुएला आ जाएगा, जॉर्ज टाउन आ जाएगा, आपका सूरीनामा आ जाएगा, और फ्रेंच गुयाना आ जाएगा। नीचे वाले देशों में जाएंगे तो इसके दक्षिण में जो आ जाएंगे वो बोलिविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, और चिली है। ये कर्क रेखा विषुवत रेखा पर स्थित, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित देशों के बारे में हमने पढ़ा। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न यहां से 4 देशों से होकर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि इसके उत्तर में कौन कौन से, तो ये सारे के सारे 7-8 देश हैं, जिसमें आपका बोलिविया है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ठीक है, आपका गुयाना है, सूरीनामा है, और फ्रेंच गुयाना। ये सब मकर रेखा के उत्तर में स्थित हैं। यहां से अगर हम जाएंगे तो केवल ये क्वेश्चन इसलिए इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि उरुग्वे जो देश है ये एकमात्र ऐसा देश है जो मकर रेखा के पूरी तरीके से दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा आउटलाइन में हम देख चुके थे कि ये पूरे का पूरा महाद्वीप इस साइड से पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ, इधर से पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। इसके ऊपर जाते हैं तो डेरियन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ वेनेजुएला, यहाँ पर सेल्वाडोर की खाड़ी है। यहाँ नीचे जाएंगे तो रियो डी प्लाटा, बहिया ब्लंका, सान मांटियास वगैरह, ठीक है, और उसके अलावा ग्रांडे बे वगैरह है। मैगलन स्टेट मिल जाती है। इस साइड जाएंगे तो पिनास की खाड़ी और क्रोकावेडो की खाड़ी मिल जाती है। इसके अलावा सबसे पहली हमने कंट्री पढ़ ली थी यहाँ पर वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर हम देख चुके थे कि राजधानी काराकास है। इसके अंदर यहाँ पर है ये आपका गल्फ ऑफ वेनेजुएला। इसके निचले भाग को कहते हैं माराकैबो झील। ये पूरे का पूरा जो उत्तरी क्षेत्र है ये कैरिबियन सागर के साथ जुड़ा हुआ है, और खनिज तेल ऑयल प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक नदी पढ़ी थी ओरिनिको, और ओरिनिको की सहायक नदी हमने पढ़ी थी कैरो। कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है एंजिल
वाटरफॉल। और इस पूरे ओरिनिको बेसिन में जो घास के मैदान मिलते हैं उनको कहते हैं लानोस के मैदान। तो ये सारा वेनेजुएला के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। कोलंबिया के बारे में हमने देखा था कि कोलंबिया की राजधानी का नाम है बोगोटा और कोलंबिया की सबसे प्रमुख नदी मिलती है जिसका नाम है मैकडेलना रिवर। ठीक है, तो ये मैकडेलना रिवर हो गया था, इसमें ज्यादा नहीं, बस एक दो पॉइंट है। और उसके बाद हमने इक्वाडोर पढ़ा था, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, और इसी से विषुवत रेखा होकर जाएगी। और इसके यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसको पॉइंट पेरिनास कहा जाता है, जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। और इसी के पास में एक छोटा सा द्वीप है, गल्पागोस द्वीप, ठीक है, जो गोयना नाम के पक्षियों के मल या उनसे बनने वाली खाद के लिए फेमस है। और इसी के अंदर कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो जो वॉल्केनिक एक्टिव, एक कोटोपैक्सी जो एक्टिव वॉल्केनो मिलता है, चिम्बाराजो एक सुसुप्त ज्वालामुखी मिलता है। एंडीज माउंटेन रेंज के ये पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ग्वायाकिल की खाड़ी मिलती है। ग्वायाकिल की खाड़ी में हम जान चुके थे कि इसको पल्स ऑफ पैसिफिक, प्रशांत का मोती के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें भी हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। पेरू के बारे में भी शायद हमने पढ़ लिया था। तो पेरू से दो, पहले तो राजधानी याद रखना लीमा है, इसी से मरानोन और ओकाइली नदियों का उद्गम होता है जो इक्विटोस में मिलने के बाद अमेजन नदी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई खास है नहीं। और इसके दक्षिणी हिस्से पर बोलिविया के साथ लगी हुई एक झील मिल जाती है, टिटिकाका झील। पेरू के बाद बोलिविया के बारे में हम यहां से आज पढ़ेंगे। तो बोलिविया के बारे में देखो, इतना जो हमने पढ़ा था ये लास्ट क्लास में आप देख सकते हो, डिटेल से आप इसको देख सकते हो। मैंने आपको एक मोटा मोटा रिवीजन करा दिया है। अब यहां से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगली जो कंट्री होगी, तो यहां से हम वेनेजुएला कंप्लीट कर चुके थे, कोलंबिया कंप्लीट कर चुके हैं, इक्वाडोर कंप्लीट हो गया है और पेरू कंप्लीट हो गया। पेरू के अगला जो देश मिल रहा है वो हमारा देश है यहाँ पर बोलिविया। अब बोलिविया की पोजीशन की अगर आप देखोगे तो पहली चीज तो ये आ रहा है कि ये क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो बोलिविया के अंदर देखेंगे तो पहली क्या है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। दूसरा हमने देखा था कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर ही इसी जगह पर एक झील स्थित है जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इस झील की अगर हम बात करें तो इस झील को कहा जाता है टिटिकाका लेक। तो टिटिकाका लेक कहां पर स्थित है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। बोलिविया के अंदर यहाँ पर एक पोपू लेक करके स्थित है। पोपू झील भी कहां पर है, बोलिविया में स्थित है। और बोलिविया के पूरे पठारी क्षेत्र को, ठीक है, बोलिविया के पूरे पठारी क्षेत्र को कहा जाता है बोलिवियन हाईलैंड। ठीक है, बोलिवियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, बोलिविया उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी बोलिविया उच्च भूमि पर स्थित है हमारी लापाज। तो बोलिविया के पठार पर स्थित है लापाज, इसलिए इसको विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहा जाता है लापाज को, क्योंकि ये बोलिविया के पठार पर स्थित है। इसके अलावा यहीं पर बोलिविया और यहाँ पर कौन सा देश है, पेरू। तो बोलिविया और पेरू की सीमा पर ही टिटिकाका लेक स्थित है। और टिटिकाका लेक के बारे में हम जानते हैं कि इसको विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कहा जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील का नाम क्या है, टिटिकाका झील, जो बोलिविया के पठार पर पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। बोलिविया के दक्षिणी भाग में एक झील मिल जाती है जिसको कहा जाता है पोपो झील। और बोलिविया के अंदर दो छोटी छोटी नदियां आप याद रखेंगे, एक का नाम है बेनी नदी और एक का नाम है आपका ममेरी नदी। तो बेनी नदी और मेमेरो नदी, ये दो छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। अब ये समुद्र में नहीं जाएंगे, आप ये मत सोचना कि इस साइड समुद्र है। अगर बेनी और मेमोरी नदियां इस तरफ से जाती हैं तो आगे जो देश मिलेगा वो ब्राजील है। ये कौन सा देश होगा यहाँ पर, ब्राजील। तो ये दोनों नदियां ब्राजील में कहीं ना कहीं अमेजोन नदी की नदियों के साथ जाकर मिल जाती। तो इन नदियों का जो निकास है, जो मुहाना है, वो कहीं ना कहीं अमेजन नदियों के साथ मिलता है। आपको केवल इतना याद रखना है कि बेनी और मेमोरे नदी कहां पर स्थित है, तो बोलिविया के अंदर स्थित है। और बोलिविया को हम जानते हैं कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोलिविया की बात करें तो कैसी है कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर कोई देश लैंडलॉक्ड कंट्री है तो उससे कौन कौन से देश घिरे हुए हैं ये आपसे जरूर पूछा जाता है। जैसे बोलिविया के अगर आप देखोगे तो बोलिविया की एक तरफ सीमा पेरू को टच करती है, बोलिविया की सीमा ब्राजील को भी टच करती है, बोलिविया की सीमा चिली को टच करती है, अर्जेंटीना और प्रागवे, इन सारे देशों से बोलिविया की सीमा स्पर्श करती है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि लोकेशन कहां है, तो सेंट्रल ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के सेंट्रल में स्थित है। कैपिटल की बात करें तो लापाज है, जो सबसे ऊंची राजधानी है, ये भी हमने लिख लिया।
कोस्ट लाइन की बात करें तो इसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या एक लैंड लॉक्ड देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। तो आप याद रखेंगे ये एकमात्र देश है, या पराग्वे भी है यहाँ पर। तो दो ऐसे मात्र देश हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री जिनकी कोस्ट लाइन नहीं है। तो अगर कोस्ट लाइन नहीं है तो ये किन किन देशों को टच करता है, तो हम देख चुके थे कि इसकी सीमा ब्राजील को भी टच करती है, इसकी सीमा पराग्वे को टच करती है, अर्जेंटीना को टच करती है, चिली को टच करती है और पेरू को। तो 5 देशों से इसकी सीमा स्पर्श करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये देश पूरी तरीके से एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो ये कहानी होती है दोस्तों हमारी किसके बारे में, बोल्विया के बारे में। इसके अलावा माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एंडीज माउंटेन मिलेगा, क्योंकि पूरे के पूरे 10 से 8 जो देश हैं, इन सारे देशों के अंदर यहां से लेकर पूरे का पूरा जो विस्तार है वो केवल एक ही माउंटेन का है, जिसको कहा जाता है एंडीज माउंटेन। इसलिए इन सारे तटीय देशों के अंदर जब भी किसी माउंटेन की बात की जाएगी तो वो केवल आएगा एंडीज माउंटेन। तो कुछ विस्तार कहां पर है इसका, बोल्विया के पठार में। इसी बोल्विया के पठार के अंदर एंडीज माउंटेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। तो बोल्विया का पठार 2 भाग में डिवाइड होता है, इसलिए बोल्विया के पठार को इनलैंड प्लेटू भी कहा जाता है। ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार। तो अंतरा पर्वतीय पठार, ये किसका अंतरा पर्वतीय पठार है, रॉकी एंडीज का। तो एंडीज माउंटेन का ये एक तरीके से क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार है बोल्विया का पठार, एंडीज माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। रिवर हम देख चुके हैं, बेनी और मेमोरी रिवर यहाँ पर मिलती हैं। तो ये कहानी होती है बोल्विया के पठार की, बोल्विया की। बोल्विया से जैसे हम नीचे उतरेंगे तो ये सारे कंट्री जब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोल्विया, इसके अगर हम नीचे उतरते तो यहाँ पर एक लंबा सा देश मिलता है जिसको कहा जाता है चिली। चिली को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। चिली की अगर हम बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। इसको कहा जाता है उत्तरी चिली, इसको कहा जाता है मध्य चिली और इसको कहा जाता है दक्षिणी चिली। तो चिली का जो विस्तार है वो यहां पर आप देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार है इसका। इसमें देशांतरों की संख्या क्या होगी, बहुत कम मिलेगी, तो देशांतरी विस्तार इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देशांतरी विस्तार वाला देश भी इसको माना जाता है। तो सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार अगर मिलेगा तो सबसे ज्यादा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर मिलता है तो वो किसके अंदर है, चिली के अंदर, क्योंकि लॉन्गिट्यूड इसमें ज्यादा पास आउट नहीं हो पाएंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी चिली, मध्य वाले को मध्य चिली और दक्षिण वाले को दक्षिण चिली के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि चिली की राजधानी क्या है, तो चिली की राजधानी का नाम क्या है, सैंटियागो। तो चिली की राजधानी हमें कहां पर मिलती है, सैंटियागो। तो चिली की राजधानी जो सैंटियागो है ये मध्य वाले भाग में है। तो सैंटियागो जो राजधानी है वो कहां पर आएगी, तो सेंट्रल चिली के अंदर। यहां से याद रखना कि ये चिली का कौन सा पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है। तो इसका मतलब चिली की राजधानी सैंटियागो मध्य भाग में स्थित है या सेंट्रल चिली में स्थित है। और चिली की अगर हम सीमा की बात करें तो इसकी पश्चिमी सीमा दक्षिणी प्रशांत महासागर या केवल प्रशांत महासागर याद रख सकते हैं। तो चिली की पश्चिमी सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है, प्रशांत महासागर के साथ जुड़ी हुई है। और इधर से अगर आपसे देश पूछा जाए कि चिली को कौन कौन सा देश टच कर जाता है, तो पेरू देश टच करेगा, इधर से बोल्विया टच करेगा और तीसरा अर्जेंटीना। तो 3 देशों की सीमा टच करती है। ऊपर की तरफ से पेरू की सीमा टच कर जाती है, इधर से आपकी बोल्विया की सीमा टच करेगी और नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर पूरे का पूरा अर्जेंटीना की सीमा स्पर्श करेगी। राजधानी मध्य भाग में स्थित है और पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर को स्पर्श करती है। अब यहां पर समझे, अगर चिली के अंदर हम जाते हैं तो चिली के उत्तरी भाग में, सबसे उत्तरी भाग में एक डेजर्ट मिलता है। तो इसके सबसे नॉर्थ वाले पेरू के तट के साथ जुड़ा हुआ ये जो पेरू देश है, तो पेरू की सीमा के साथ जुड़ा हुआ एक इंपोर्टेंट डेजर्ट मिलता है जिसको कहा जाता है अटाकामा का मरुस्थल। तो आपसे पूछा जाएगा कि अटाकामा का मरुस्थल कहां पर स्थित है, चिली में कहां पर स्थित है। तो पहला आंसर आएगा चिली में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अटाकामा का मरुस्थल चिली में कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे अटाकामा का मरुस्थल चिली में उत्तरी भाग में स्थित है या उत्तरी चिली में स्थित है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटाकामा का मरुस्थल कहां पर स्थित है या किन देशों में स्थित है, तो उसका आंसर हमारा पेरू का दक्षिणी भाग और चिली का उत्तरी भाग। ओवरऑल कहें कि चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है अटाकामा का डेजर्ट। इस अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये मरुस्थल देखोगे लगभग यहां से हमने एक रेखा पढ़ी थी, तो इसी क्षेत्र से एक रेखा गुजर कर जाती है जिसको कहते हैं मकर रेखा। तो इसका मतलब है कि ये जो अटाकामा का मरुस्थल है ये मकर रेखा के क्षेत्र में स्थित है।
तो यहां से एक रेखा गुजर कर जाती है, मकर रेखा। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अगर ये मकर रेखा के अंदर स्थित है तो ये ठंडा मरुस्थल होगा या गर्म मरुस्थल होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा है, ये वार्म डेजर्ट है या इसको कहते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो ये क्या है, यहां पर स्थित एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है या इसको कहते हैं उष्ण मरुस्थल। तो ये क्या है, एक उष्ण मरुस्थल है। और उष्ण के साथ साथ याद रखेंगे कि ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहां पर क्या शुष्कता, ड्राइनेस बहुत ज्यादा मिलती है। तो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे ड्राई डेजर्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी किसे कहा जाता है, अटाकामा के मरुस्थल को कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो अटाकामा का मरुस्थल कहां पर स्थित है, पोजीशन याद रखेंगे। अटाकामा का डेजर्ट किस टाइप का मरुस्थल है, तो मकर रेखा गुजरेगी तो ट्रॉपिकल डेजर्ट कहलाएगा। और अटाकामा के डेजर्ट में किस तरीके की विशेषता मिलती है, ड्राइनेस की विशेषता मिलती है। तो हम कह सकते हैं अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तीसरी चीज है कि ये खनिज की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो खनिज में संपन्न क्षेत्र है। खनिज की दृष्टि से ये क्या है, संपन्न क्षेत्र है। खनिज के संपन्न क्षेत्र में देखा जाए तो यहां पर आपका नाइट्रेट के प्रचुर भंडार मिलते हैं और उसके अलावा यहां पर तांबे के सबसे बड़े भंडार मिलते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो अटाकामा का डेजर्ट है ये नाइट्रेट और तांबे के भंडारों के लिए पूरे का पूरा फेमस है। और तांबे में तो खास तौर पर इसका नाम आता है। तो तांबे और नाइट्रेट की दृष्टि से अटाकामा का डेजर्ट एक संपन्न क्षेत्र है। वैसे ये शुष्क क्षेत्र है, वर्षा नहीं होती है, लेकिन खनिज संसाधन की दृष्टि से अटाकामा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब यहीं पर क्या है कि एक शहर मिलता है छोटा सा, जब आप इसके बिल्कुल उत्तरी भाग में जाएंगे जिसका नाम है अरिका। तो इसी अटाकामा डेजर्ट के सबसे उत्तरी भाग के अंदर, अटाकामा डेजर्ट में याद रखना उत्तरी चिली में, अगर आप एटलस साथ में रखते हैं तो एटलस के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट आपको अरिका मिल जाएगा। अरिका की अगर हम बात करें तो ये अटाकामा के सबसे उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको विश्व का सबसे शुष्क शहर कहा जाता है या शुष्क स्थल कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस अगर आपसे पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, तो अरिका को विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कहा जाता है। और यहां पर क्या है, किसी भी प्रकार का वर्तमान में मिनरल्स ना मिलने के कारण इस क्षेत्र को भूतों का शहर भी कहा जाता है। भूतों का शहर, गोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है, भूतों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, शुष्क क्षेत्र है, पानी की उपलब्धता नहीं है। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो मिलने वाला एक क्ली करके एक मिनरल्स मिलता था वो पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो चुका है। तो लोगों की आजीविका का कोई भी साधन यहाँ पर नहीं मिलता, इसलिए लोग पूरी तरीके से यहाँ से माइग्रेट फ्लाइंग कर चुके हैं। इसलिए जहां पर कोई नहीं रहता उसे हम क्या बोल देते हैं, भूतों का क्षेत्र बोल दिया जाता है। इसलिए अरिका को वर्ल्ड फेमस रूप में गोस्ट टाउन में शामिल किया जाता है, भूतों के शहर की संज्ञा दी जाती है। तो ये 2 पॉइंट आप अरिका के बारे में याद रखेंगे। अरिका से थोड़ा नीचे जाते हैं तो एक शहर मिलता है जिसका नाम है च्विक्कीकमाटा। हालांकि ये शहर नहीं है, च्विक्कीकमाटा एक खदान है। इसके पास में एक इक्विकी शहर मिलेगा। अगर आप एटलस में जाएंगे तो आपको एक इक्विकी करके मिलेगा यहाँ पर एक सिटी। इस इक्विकी सिटी के अंदर या इक्विकी शहर के अंदर एक माइन है जिसको कहा जाता है च्विक्कीकमाटा की खदान। ये च्विक्कीकमाटा माइन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, खान क्षेत्र है। तो च्विक्कीकमाटा माइन की अगर हम बात करें तो ये माइन आपकी पूरे विश्व स्तर पर तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसलिए इसको वर्ल्ड की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तांबा राजधानी भी कहा जाता है। तो विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है, च्विक्कीकमाटा को। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व की तांबा कंट्री किसे कहा जाता है तो हम कहेंगे चिली को। तांबा डेजर्ट किसे कहा जाता है तो हम आंसर लगाएंगे अटाकामा का डेजर्ट। और तांबे के लिए कौन सी खान पर स्थित, च्विक्कीकमाटा। और तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है तो च्विक्कीकमाटा को यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये हमारी पॉइंट जुड़े हुए थे किसके साथ, अटाकामा के डेजर्ट के साथ। तो अटाकामा के डेजर्ट की सारी विशेषता याद रखेंगे और अटाकामा के डेजर्ट के साथ ही जुड़ा हुआ अरिका और च्विक्कीकमाटा का क्षेत्र भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक शहर यहाँ पर दक्षिणी हिस्से पर मिलता है जिसको कहते हैं पुंटा एरिनास। पुंटा एरिनास, ये वाला जो बेल्ट है ये छोटा सा, इसको कहा जाता है पुंटा एरिनास। पुंटा एरिनास अर्जेंटो चिली का पार्ट है, ठीक है। तो चिली का एक छोटा सा शहर मिल जाता है जिसका नाम क्या है, पुंटा एरिनास।
इसके अलावा ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसी गैप के अंदर एक स्टेट मिलती है जिसको कहते हैं मैगलन स्टेट। तो ये चिली के सबसे दक्षिणी भाग के अंदर मिलती है, अर्जेंटीना में भी इसका पार्ट कुछ आता है, तो इसको कहा जाता है मैगलन स्टेट। और पुंटा एरिनास याद रखना कि ये चिली के अंदर सबसे दक्षिण का भाग है, तो सबसे दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं, पुंटा एरिनास। और मैगलन स्टेट हमें इसी क्षेत्र के बीच में, ये जो कट आपको दिखाई दे रहा है, इसी कट के बीच में ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, मैगलन स्टेट करती है। और जैसे हम इस चिली, क्योंकि चिली सबसे दक्षिणी हिस्सा है, तो चिली के नीचे से, यहां से जब हम क्रॉस करते हैं तो चिली के नीचे और इसी के नीचे से हमारा अंटार्कटिका का क्षेत्र आ जाता है। तो चिली के नीचे ही किसकी सीमा आ जाती है, अंटार्कटिका। और चिली और अंटार्कटिका के बीच में, यहां से अंटार्कटिका का क्षेत्र बीच में एक पैसेज स्थित है जिसको कहते हैं ड्रैक पैसेज। तो हम कह सकते हैं ड्रैक पैसेज चिली को, या ये कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है, या आप ये भी कह सकते हैं चिली को अंटार्कटिका से अलग करता। तो ये ड्रैक पैसेज याद रखेंगे, मैगलन स्टेट याद रखेंगे, और पुंटा एरिनास जो चिली का सबसे दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कट आपको दिखाई दे रहा है चिली के अंदर, ये अंदर की ओर घुसा हुआ भाग है, यहाँ पर एक खाड़ी मिलती है जिसको कहते हैं कॉर्कोवेडो की खाड़ी। तो कॉर्कोवेडो की खाड़ी कहां पर स्थित है, चिली के अंदर। और इसी के नीचे जाएंगे तो आपको एक पेनास की खाड़ी मिलेगी। तो दो खाड़ियां यहां पर दोस्तों याद रखना चिली के अंदर, एक कॉर्कोवेडो की खाड़ी और दूसरी पेनास की खाड़ी। ये दोनों खाड़ियों का संबंध किसके, चिली देश के साथ है। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ये पेनिनसुला टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, इस पेनिनसुला को कहा जाता है टाइटो पेनिनसुला, टियाटो पेनिनसुला। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि टियाटो पेनिनसुला कहां पर स्थित है, तो हम याद रखेंगे कि ये चिली का एक छोटा सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसको कहा जाता है टियाटो पेनिनसुला। एटलस के अंदर देखोगे बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले गल्फ ऑफ कॉर्कोवेडो मिलेगा, कॉर्कोवेडो के नीचे टाइटो पेनिनसुला मिलेगा, टाइटो पेनिनसुला के नीचे आपको गल्फ ऑफ पेनास मिलेगी, गल्फ ऑफ पेनास से नीचे जाएंगे तो पुंटा एरिनास, और उसके अलावा मैगलन स्टेट, और नीचे ड्रैक पेस। बीच वाले क्षेत्र में सैंटियागो मिला था, ठीक है। सैंटियागो आपका जो फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह इन चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और ऊपर वाले बेल्ट में जो है मिलता है वो है पूरे का पूरा अटाकामा का डेजर्ट। तो ये पूरे का पूरा बेल्ट किसका है, अटाकामा के डेजर्ट का बेल्ट है। अब चिली के अंदर देखें तो यहां से हम देखते हैं कि एंडीज माउंटेन भी पास आउट होता है। तो इसी जगह पर पूरी की पूरी अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो था एंडीज माउंटेन। तो ये 7-8 देशों के अंदर फैला हुआ एंटी माउंटेन चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर लगभग स्थित होकर गुजरता है। जैसे इसी का 2 चोटियां हमने इक्वाडोर के अंदर पढ़ी थी, ऐसे ही अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर भी आपको 2 चोटियां मिलती हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर पर है, याद रखना, चिली और अर्जेंटीना के। इसमें एक का नाम मिलता है डल सलाडो और एक का नाम मिलता है एकांकागुआ। डल सलाडो, हालांकि ये मैं एंडीज माउंटेन आपको अलग से पढ़ाऊंगा, वहां पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर भी ये समझ लें कि अगर हम डल सलाडो की बात करते हैं तो डल सलाडो यहां पर एक एक्टिव वोल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एकांकागुआ की बात करें तो ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो डल सलाडो यहां पर एक एक्टिव वोल्केनो है और एकांकागुआ एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब आपको अगर हाइट की बात की जाए कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, तो वो होगा एकांकागुआ। तो हाईएस्ट में हम एकांकागुआ को ऐड करेंगे क्योंकि एक्टिव वोल्केनो को कभी भी हाईएस्ट पीक में काउंट नहीं किया जाता। तो पूरे चिली के अंदर सबसे जो हाईएस्ट पीक, अर्जेंटीना के अंदर हाईएस्ट पीक या पूरे एंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है उसका नाम क्या है, एकांकागुआ। एंडीज में इसका रिपीटिशन होगा अभी केवल आप 2 पॉइंट याद रख लें कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर आपको क्या मिल जाते हैं, डल सलाडो और एकांकागुआ मिल जाते हैं। ये दोनों किसके पार्ट हैं, एंडीज माउंटेन के पार्ट हैं। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो अब इनके बारे में पहले ये इसमें आ गया है, तो पहले इसकी लोकेशन तो आपको पता ही है, इसको रहने दो। दूसरा इसकी कैपिटल बता देंगे कि सैंटियागो इसकी कैपिटल है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। कोस्ट लाइन हम जानते हैं कि ये पैसिफिक ओशियन को टच कर जाता है। माउंटेन यहाँ पर एंडीज मिल जाता है, एंडीज की दोनों चोटियां याद रखेंगे यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। एक तो आपकी एकांकागुआ मिल जाएगी और दूसरा डल सलाडो मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर हम देखें तो डेजर्ट यहाँ पर मिलता है कौन सा, अटाकामा डेजर्ट। लेक वगैरह यहाँ पर कोई मिलती नहीं है, तो केवल अटाकामा डेजर्ट याद रखेंगे। और अटाकामा डेजर्ट की पहले विशेषता याद रखेंगे, ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है और चिली के नॉर्थ में पेरू की सीमा के साथ स्थित है। खनिज संसाधन की दृष्टि से यह संपन्न क्षेत्र है, जिसमें तांबा और नाइट्रेट के सबसे बड़े भंडार मिलते हैं। इसी के उत्तर में स्थित है अरिका, जो विश्व का सबसे सूखा स्थान है, इसको घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। और इसी के थोड़ा सा नीचे अगर हम जाते हैं तो इक्विकी के पास में स्थित चुकीकमाटा विश्व में तांबा उत्पादन की सबसे बड़ी खदान मानी जाती है, जिसे विश्व की तांबा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहानी होती है हमारी किसके बारे में, चिली के बारे में। और इसका जो पूरा विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण है। और अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी दिशांतरी को याद रखना, इस तरीके से जो विस्तार किसी, अगर कोई देश लंबे में है तो उससे इस तरीके की लाइनें निकलेंगी तो इनको कहेंगे अक्षांश रेखाएं। तो देशांतर रेखा इससे बहुत कम निकलेंगे, अक्षांश रेखा इससे सबसे ज्यादा निकलेंगी। तो ये आपकी चिली की कहानी कंप्लीट होती है। चिली के बाद अगर हम देखें तो यहां तक ये सारी कंट्रीज कंप्लीट कर चुके हैं चिली तक। और चिली के बगल में जो सीमा लगी हुई है वो है हमारा अर्जेंटीना देश, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। तो अर्जेंटीना के इस साइड, तो इस साइड की जो सीमा है वो पूरी की पूरी चिली की है। और अर्जेंटीना के अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ पर है हमारा एटलांटिक ओशियन या साउथ एटलांटिक ओशियन। तो चिली की सीमा किसके साथ टच करती है, तो हम कह सकते हैं चिली की सीमा, एक मिनट ये गलत आ गया, ये अर्जेंटीना में नहीं आएगा, ये रिपीट हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो केवल साउथ एटलांटिक ओशियन को इसकी सीमा टच करती है, क्योंकि इस साइड पूरे का पूरा अगर हम देखेंगे तो चिली का बॉर्डर बना हुआ, तो अर्जेंटीना की केवल सीमा इस साइड समुद्र को टच करेगी, और वो भी किसे टच करेगी, साउथ एटलांटिक ओशियन को स्पर्श करेगी। इसके अलावा आपसे कैपिटल पूछी जाती है कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो बिल्कुल इसी उरुग्वे के पास में नीचे यहाँ पर, तो ये उरुग्वे देश है, इसी उरुग्वे देश के पास में यहाँ पर इसकी राजधानी मिल जाती है, जिसको कहा जाता है ब्यूनस आयरस। तो अर्जेंटीना की राजधानी याद रखेंगे, क्या मिलेगी हमें, ब्यूनस आयरस इसकी राजधानी मिल जाएगी। इसके अलावा इसका जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है ये काफी कटाफटा है। यहाँ पर कटाफटा होने का मतलब यहाँ पर बहुत सारी खाड़ियां, जैसे फर्स्ट क्लास में आउटलाइन में मैंने आपको काफी खाड़ियां करवाई थी, तो इसी तरीके से बिल्कुल आप अगर उरुग्वे के नीचे जाते हैं तो उरुग्वे के दक्षिणी भाग में और अर्जेंटीना के बीच में, मतलब इस जगह पर आपको ये जो गैप दिखाई देगा, इस जगह पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिलती है जिसको कहते हैं रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। तो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी कहां पर स्थित है, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में स्थित है। क्लियर कर लेंगे इतना, एटलस में देखो मिल जाएगी। इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इस जगह पर एक खाड़ी और मिल जाती है जिसको कहा जाता है बहिया ब्लंका की खाड़ी। तो पहले मिलेगी रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी के नीचे जाएंगे तो मिलेगी हमें बहिया ब्लंका की खाड़ी। बहिया ब्लंका की खाड़ी के नीचे जाते हैं तो यहां पर एक खाड़ी और मिलती है जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ सान मांटियास की खाड़ी, या केवल मांटियास की खाड़ी याद रख लेना। तो गल्फ ऑफ सान मांटियास की खाड़ी या सान मांटियास की खाड़ी। तो पहले मिलेगा आपको रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा के नीचे जाएंगे तो बहिया ब्लंका की खाड़ी, और बहिया ब्लंका के नीचे जाएंगे तो गल्फ ऑफ सान मांटियास की खाड़ी। ये तीन खाड़ियां क्रम से याद रखेंगे। इसी जगह पर आप देखेंगे तो ये सान मांटियास की खाड़ी में ये भाग बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इस भाग को एक पेनिनसुला कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, पेनिनसुला। तो इस पेनिनसुला का जो नाम है वो है वाल्देस पेनिनसुला। वाल्देस पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो ये सबसे नीचा स्थान भी है। तो वाल्देस पेनिनसुला सबसे लोएस्ट प्लेस ऑफ अर्जेंटीना या पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे नीचा स्थान जो मिलता है उसको कहते हैं वाल्देस पेनिनसुला। ये सबसे लोएस्ट प्लेस मिलता है। वाल्देस पेनिनसुला के नीचे यहां पर जाएंगे तो गल्फ ऑफ सान जॉर्ज मिल जाएगा, और सान जॉर्ज के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ग्रांडे बे मिल जाएगा। तो ये अर्जेंटीना के तट के साथ लगी हुई कुछ खाड़ियां आप याद रखेंगे। पहले रियो डी ला प्लाटा, बहिया ब्लंका की खाड़ी, मांटियास की खाड़ी, फिर वाल्देस पेनिनसुला, फिर सान जॉर्ज की खाड़ी, और उसके बाद ग्रांडे बे मिल जाएगा। इसके बाद जो अर्जेंटीना का सबसे दक्षिणी जो भाग मिलता है, यहाँ पर चिली का पार्ट आ जाएगा नीचे, तो चिली और अर्जेंटीना के साथ फिक्स है। तो ये जो आप देखेंगे ये छोटा सा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, इस पार्ट को कहा जाता है टीरा डेल फ्यूगो। तो ये दक्षिणी जो भाग है पूरे का पूरा क्या कहलाता है, टीरा डल फेगो के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्जेंटीना का सबसे दक्षिणी भाग कहलाता है टीरा डल फेगो। इसी टीरा डल फेगो के अंदर एक छोटा सा
शहर मिलता है जिसको कहते हैं उशुआइया। अगर आप एटलस में देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे शब्दों के अंदर, अक्षरों के अंदर आपको उशुआइया लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप एटलस में देखोगे तो कंफर्म मिल जाएगा उशुआइया। उशुआइया कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना। कई लोग इसको चिली में काउंट करते हैं, नहीं, लेकिन ये टेरा डल फेगो में स्थित है उशुआइया। और उशुआइया को विश्व का सबसे दक्षिणी शहर कहा जाता है। उशुआइया को क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे दक्षिणी शहर। विश्व का सबसे दक्षिणी शहर बोल लो या स्थल बोल लो, तो सबसे दक्षिणी स्थल किसे कहा जाता है? उशुआइया को कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? इसके अलावा अगर हम इसके, ये तो हो गया इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसकी आउटलाइन की चर्चा हमने कर ली। इसी के दक्षिणी हिस्से पर अगर हम जाते हैं तो अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से पर अगर हम जाएंगे यहां पर, तो अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से पर यहां पर एक प्लेटू भी कह सकते हैं, या इसको माउंटेन भी आप कह सकते हैं, या डेजर्ट के नाम से कई बार पढ़ लिया जाता है। तो इसको पैटागोनिया का पठार भी बोल देते हैं, और कई लोग इसको पैटागोनिया का मरुस्थल भी बोल देते हैं। तो आपसे अगर पैटागोनिया डेजर्ट पूछा जाए या पैटागोनिया का पठार पूछा जाए तो याद रखेंगे ये कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। और अर्जेंटीना में कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। क्लियर हो गया इतना? तो पैटागोनिया का डेजर्ट कहां पर है? अर्जेंटीना के बिल्कुल दक्षिणी भाग में स्थित है। अब यहां पर से आप देखते हैं कि मकर रेखा यहां से पास आउट हो जाती है। तो अगर मकर रेखा यहां से निकल जाती है तो पैटागोनिया काफी दक्षिण में स्थित है, इसलिए ये एक तरीके से क्या हो सकता है? कोल्ड डेजर्ट हो सकता है। तो पैटागोनिया का डेजर्ट कैसा है? क्योंकि जैसे यहाँ पर अटाकामा पड़ा था तो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट था। तो पैटागोनिया के डेजर्ट को हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पैटागोनिया का डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है। तो पैटागोनिया का डेजर्ट एक कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है, जो कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में स्थित है। दूसरा ये भी माना जाता है कि यहीं पर एंडीज का विस्तार आ जाता है। तो एंडीज का विस्तार होने के कारण ये एंडीज के पूरब में स्थित है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना कि ये कहां पर स्थित है? तो पैटागोनिया का जो डेजर्ट है ये एंडीज के पूरब में स्थित है। एंडीज के पूर्व में, ठीक है, ईस्ट ऑफ। और अगर कोई पर्वत, जैसे ये मान लो कि एंडीज माउंटेन है, और ये एंडीज माउंटेन का सबसे दक्षिणी हिस्सा, और एंडीज के इस साइड ये वाला जो पार्ट है वो आपका किसका है? पैटागोनिया डेजर्ट का। इसलिए इसको फुट हिल रीजन ऑफ पैटागोनिया एंडीज माउंटेन, तो इसको एंडीज का गिरिपदी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना। तो इसी पैटागोनिया को क्या कहा जाता है? तो इसी पैटागोनिया को गिरिपद भी कहा जाता है, गिरिपद क्षेत्र। तो पैटागोनिया को किसका गिरिपद? एंडीज का गिरिपद क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे पैटागोनिया के क्षेत्र को कहा जाता है। अब एंडीज के पूरब में स्थित है, इसलिए इसको एंडीज का शेडो जोन भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो बातें क्लियर हुई। तो पैटागोनिया का डेजर्ट के बारे में 4-5 फैक्ट आप याद रखेंगे। फर्स्ट फैक्ट याद रखेंगे कि पैटागोनिया का डेजर्ट अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये एक कोल्ड डेजर्ट है। पैटागोनिया का डेजर्ट एंडीज पर्वत के दक्षिण में स्थित है, या हम कह सकते हैं एंडीज के गिरिपद स्थिति को दर्शाता है। और पैटागोनिया का पर्वत एंडीज के पूरब में स्थित होने के कारण इसको एंडीज का वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये 4-5 शेडो जोन वाला पॉइंट भी यहाँ पर याद रखेंगे। पैटागोनिया से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें 2 छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। एक को कहते हैं नेग्रो नदी और एक को कहा जाता है कोलोराडो नदी। तो नेग्रो नदी और कोलोराडो, कोलोराडो एक नदी वो थी जो हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ी थी, और उसी कोलोराडो के नाम से यहां पर भी एक नदी मिल जाती है। तो घबराना नहीं, तो पेपर में जब ऑप्शन आएगा तो बड़ी आसानी से आप चेक कर लेंगे। तो ज्यादातर कोलोराडो जो नदी वो यूएसए वाली पूछी जाती है, और उसी प्रकार यहाँ पर एक नेग्रो नदी मिलती है। इसी नेग्रो के नाम से आपको नदी ब्राजील के अंदर भी मिल जाएगी। तो कुछ सेम नाम भी आपको मिल जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले पैटागोनिया डेजर्ट, उसके बाद 2 नदियां याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम ऊपरी क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक ग्रासलैंड मिलता है जिसको कहते हैं पंपास के मैदान। तो अर्जेंटीना के अंदर ही मिलता है हमें पंपास के मैदान या पंपास के ग्रासलैंड यहाँ पर मिलते हैं, जो छोटी छोटी घासों के लिए वर्ल्ड फेमस है। और इन घास का उपयोग चारा या पशुपालन में काफी ज्यादा किया जाता है, इसलिए पूरे का पूरा जो अर्जेंटीना का बेल्ट है ये पशुपालन की दृष्टि से काफी ज्यादा फेमस है।
और ये पंपास के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो गेहूं के उत्पादन के लिए अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप एटलस में जाएंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा, एटलस में देखो जाके रोजारियो या रोसारियो लिखा होगा या रोजारियो लिखा होगा, एटलस में चेक करो। तो ये रोजारियो मिलता है और नीचे ये जो भैया बलंका की खाड़ी है, इसी भैया बलंका की खाड़ी के पास में, भैया बलंका की खाड़ी के पास में भैया बलंका के नाम से ही एक शहर मिलता है। तो इस तरीके से अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो रोजारियो से भैया बलंका तक के क्षेत्र को मिलाते हैं तो ये एक क्रिसेंट टाइप का मिल जाता है, एक अर्ध चंद्राकार प्रदेश मिल जाता है। तो इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को गेहूं का अर्ध चंद्राकार प्रदेश कहा जाता है। तो गेहूं का अर्ध चंद्राकार से प्रदेश किसे? क्रिसेंट ऑफ व्हीट, क्रिसेंट ऑफ व्हीट गेहूं का अर्ध चंद्राकार प्रदेश हमें कहां मिलता है? तो पंपास के मैदान में मिलता है, या हम कह सकते हैं कि ये अर्जेंटीना में मिलता है। और कहां से कहां तक के क्षेत्र को कहा जाता है? तो रोजारियो से भैया बलंका तक के क्षेत्र को गेहूं के अर्ध चंद्राकार प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद तो पंपास का जो उत्तरी भाग है, पंपास के उत्तरी भाग में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनको ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। तो पंपास के उत्तरी क्षेत्र के जो घास के मैदान है उन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है, और ये हंटिंग लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हंटिंग, शिकार वगैरह काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको हंटिंग लैंड के नाम से भी जान लिया जाता है। तो पंपास के उत्तर में स्थित घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो पंपास के उत्तर में स्थित घास के मैदान को ग्रान चाको, जो हंटिंग लैंड के नाम से फेमस है, शिकारियों की भूमि भी इसको कई बार कह दिया जाता। तो ये अर्जेंटीना से जुड़ी हुई प्रमुख बातें थी। अर्जेंटीना ये उरुग्वे वाला ही बेल्ट है, ये जरूरत नहीं इसकी। अर्जेंटीना से जुड़ी हुई कुछ नदियां भी आपसे कई बार पूछी जाती हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर देखो इस वाले मैप में समझा रहा हूं, इसमें आपको पूरा देश के साथ समझ में आ जाएगा। यहां पर समझने का प्रयास करना एक बार। तो अर्जेंटीना के अंदर अगर आप नदियों को देखोगे तो दो नदियां तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी के अंदर अगर आप जाओगे तो इस तरीके से ब्राजील से एक नदी आती है। अब देखना मैं कहां लेकर जा रहा हूं। ब्राजील से एक नदी आती है जो ब्राजील की सीमा के साथ साथ इस सीमा पर आ जाती है। तो ये यहां पर आप देखेंगे तो ये ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर, पहले ये नदी केवल ब्राजील में थी, इसके बाद ये नदी ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर आ गई। एटलस में देखो क्लियर मिलेगा। और उसके बाद उरुग्वे के साथ सीमा बनाती है, और इसके बाद यहां पर इसका निकास हो जाता है। और यहां पर कौन सी खाड़ी थी? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी थी। तो इस नदी को कहा जाता है उरुग्वे नदी। तो उरुग्वे नदी तीन देशों से संबंधित है। पहले ये नदी ब्राजील में, उसके बाद ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर है, उसके बाद अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा पर, मतलब दो दो देशों के बीच में ये सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। पहले याद रखेंगे ब्राजील से आएगी। ब्राजील में यहां पर एक क्षेत्र मिलता है जिसको कहते हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि। तो ये नदी कहां से निकल कर जाती है? ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकल कर आती है। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि से ये नदी निकल कर आएगी, पहले ब्राजील में जाएगी, फिर ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाएगी, फिर अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में सीमा बनाते हुए रियो डी प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर कुछ नदियां हमें और मिल जाती हैं। तो एक नदी आती है जहां से उरुग्वे से होते हुए, और ब्राजील से ही आएगी, हाईलैंड वाले क्षेत्र से, यहां से होते हुए ये नदी भी इस तरीके से आकर रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में इसी उरुग्वे नदी के समानांतर बहती हुई चल जाती है। इस नदी को, जैसे ये उरुग्वे नदी हो गई, इसको कहा जाता है पराना नदी। और इसी के साथ एक नदी आकर मिलती है इधर से जिसको कहते हैं पराग्वे। तो ये नदी कहलाती है पराग्वे और ये कहलाती है पराना। तो ये पराग्वे और पराना दोनों नदियां आपस में जब मिल जाती हैं तो इधर से पराग्वे, इधर से पराना और पराग्वे दोनों नदियां मिलने के बाद कहां गिरती हैं? रियो डी प्लाटा की खाड़ी में। इधर से आने वाली उरुग्वे नदी भी कहां पर गिरती है? रियो डी प्लाटा की खाड़ी में। इसलिए यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है प्लाटा सिस्टम। तो प्लाटा सिस्टम कभी भी आपसे पूछा जाए तो प्लाटा सिस्टम के अंदर, प्लाटा का मतलब रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, तो प्लाटा सिस्टम में तीन नदियों को हम काउंट करेंगे, पराना,
पराग्वे और उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी अलग है, प्राना पराग्वे एक दूसरे के साथ मिल जाती है। तो प्राना, पराग्वे और उरुग्वे 3 नदियों के क्षेत्र को मिलाकर प्लाटा सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया इतना? तो इसके साथ ये हमारी अर्जेंटीना की कहानी भी कंप्लीट होती है यहाँ पर। और पंपास के जो मैदानों का संबंध है वो इसी नदी क्षेत्रों से है। तो प्राना पराग्वे नदियों से ही, या प्राना पराग्वे और उरुग्वे नदियों से ही किसका संबंध है? हमारा पंपास के मैदान का संबंध है। ऐसे ही हमने यहाँ पर याद होगा, ऊपर पढ़ा था ओरिनिको नदी, ओरिनिको वेनेजुएला में, ओरिनिको से संबंधित जो घास के मैदान उनको लानोस कहा जाता है। और अर्जेंटीना में पंपास के जो मैदान उनका संबंध प्राना और पराग्वे नदी से है। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम ये सारे देश देखो, वेनेजुएला कंप्लीट हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। अब ये छोटे छोटे देश बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक देश बचा हुआ है उरुग्वे, और यहाँ पर एक देश बचा हुआ है पराग्वे। तो ये 2 देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 2 देश बचे हुए हैं, उरुग्वे और पराग्वे। पराग्वे की राजधानी मिल जाती है असेंशन, और उरुग्वे की राजधानी मिल जाती है मॉन्टेविडियो। केवल ये 2 देश हैं, बाकी के सारे देश हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 2 देशों के बारे में, और छोटे छोटे देश हैं, केवल 1-1, 2-2 पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अगर हम सबसे पहले उरुग्वे की बात करें तो लोकेशन याद रखो, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण और पूर्वी भाग में स्थित है। राजधानी का नाम मॉन्टेविडियो याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है। पराग्वे की लोकेशन याद रखेंगे तो ये भी लगभग सेंट्रल वाले पार्ट में ये स्थित है। और याद रखेंगे कि ये क्या है कि स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो 2 ही लैंडलॉक्ड कंट्री थी, पराग्वे और उरुग्वे। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इससे लगे हुए देशों का जो नाम है, क्योंकि जब भी लैंडलॉक्ड कंट्री आएगी आपको बॉर्डरिंग कंट्री यहां पर बतानी ही पड़ेंगी। तो बॉर्डर अगर आप देखोगे तो 3 देशों से जुड़ा हुआ है। एक आपका बोलिविया को टच कर रहा है, दूसरा अर्जेंटीना को टच करता, तीसरा ब्राजील को टच करता था। तो ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया 3 देशों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। तो ये छोटी सी कहानी होती है किसकी? बोलिविया की कहानी। और राजधानी की पूछा जाए तो असेंशन इसकी राजधानी है। तो ये छोटे छोटे 2 देश हैं। अब हमारे पास बड़ा देश बचा हुआ ब्राजील, और ब्राजील के बाद ये छोटा सा एरिया भी हमारा बचा हुआ। तो ब्राजील के साथ इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, तो आज पूरा कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो है ब्राजील। ब्राजील साउथ अमेरिका में सबसे बड़े देशों में शामिल है। और यहां पर इसकी सीमा अगर हम देखेंगे तो लगभग इस साइड से अगर आप सीमा देखोगे तो ये तो लगभग आपकी समुद्री सीमा को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर कौन सा ओशियन होगा? अटलांटिक ओशियन। और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग सारे देशों की सीमा को टच कर जाता है। तो ये अमेरिका की या साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों को स्पर्श करती है। सबसे पहले इसकी कैपिटल क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि इसका कैपिटल क्षेत्र क्या है। वाटर बाउंड्रीज कंप्लीट होगी तो यहां से इक्वेटर पास आउट होगी, तो ये नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट होगा, और नीचे वाला जो पार्ट है वो साउथ, क्योंकि इक्वेटर हमारी यहीं से पास आउट हो जाती है। तो यहां से इक्वेटर पास आउट होगी। तो ऊपर वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ये लगभग नॉर्थ अटलांटिक होगा, बाकी का सारा पार्ट है वो साउथ अटलांटिक। अगर नहीं भी करोगे तो कम से कम अटलांटिक ओशियन तो मोटा मोटा याद रख सकते हो। राजधानी क्षेत्र की बात करें तो इसकी राजधानी बीच में यहां पर मिल जाएगी, जिसका नाम क्या है? ब्राजीलिया। हालांकि इसके 3 राजधानी क्षेत्र रहे, आगे जाके क्लियर करा दूंगा कि इसके 3 राजधानी क्षेत्र कौन से, सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी है, पूर्व राजधानी कौन है, और वर्तमान। अभी केवल वर्तमान पर फोकस करेंगे। तो वर्तमान राजधानी का नाम क्या है? ब्राजीलिया। इसी ब्राजील का जो ये पूर्वी हिस्सा है पूरे का पूरा, ये पूरा का पूरा माउंटेन रीजन है, या ये कह सकते हैं प्लेटू रीजन है, जिसको उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्राजील के इस पूर्वी क्षेत्र को ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस ब्राजीलियन उच्च भूमि की बात करें तो ये खनिज संसाधन और कृषि की दृष्टि से ब्राजील का सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि में कृषि का भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ खनिज भी मिलते हैं। अब किस प्रकार की कृषि यहाँ पर की जाती है और किस प्रकार का खनिज यहाँ पर मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जाएंगे तो ब्राजीलियन उच्च भूमि के अंदर एक शहर मिलेगा जिसको कहा जाता है साओ पालो। एटलस में देखोगे तो आपको पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको दिख जाएगा साओ पालो। और साओ पालो से अगर आप थोड़ा इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर मिल जाएगा आपको सेंटोस। तो 2 शहर आपको मिलेंगे ब्राजीलियन उच्च भूमि में, ब्राजील के अंदर, साओ पालो और सेंटोस। अब ये साओ पालो और सेंटोस किस चीज के लिए फेमस है उसको जरा समझते हैं।
अगर हम साओ पालो की बात करें तो साओ पालो के बारे में याद रखना कि यहां पर कॉफी की मार्केट है, या कॉफी की मार्केट के नाम से इसको जाना जाता है। तो कॉफी मार्केट के नाम से याद रखना, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉफी का बाजार कहा जाता है, कॉफी मार्केट के लिए फेमस है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर कपास वगैरह का भी अच्छा उत्पादन होता है। तो कॉफी और कपास के उत्पादन के लिए साओ पालो काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए इसको कपास उत्पादन होने के कारण इसको ब्राजील का मैनचेस्टर भी बोल दिया जाता है। तो कॉफी का खास तौर पर याद रखना, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो कॉफी फॉर्म में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। और जो सेंटोस है, अब क्या किया जाता है कि यहां से अगर हम देखें पूरे का पूरा, तो साओ पालो से लेकर सेंटोस तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर पूरे का पूरा एक रेलवे ट्रैक बनाया गया है। तो साओ पालो से सेंटोस के बीच में जो रेलवे ट्रैक बनाया गया है, इस रेलवे ट्रैक को कॉफी रेलवे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, कॉफी रेल के नाम से या कॉफी रेलवे के नाम से जाना जाता है। तो साओ पालो से लेकर सेंटोस तक का जो रेलवे ट्रैक है, इसको कॉफी रेलवे के नाम से फेमस है, क्योंकि इस ट्रैक का यूज केवल कॉफी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या एक्सपोर्ट ही कहेंगे कि कॉफी के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसी कारण से जो सेंटोस है, ये एक बंदरगाह भी है और रेलवे जंक्शन भी हो गया, तो सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से फेमस है। तो इसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है या कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगर कॉफी मार्केट की बात की जाए तो साओ पालो कॉफी मार्केट है, और अगर कॉफी बंदरगाह, कॉफी पोर्ट की बात की जाए तो वो है सेंटोस, और साओ पालो से सेंटोस तक का जो क्षेत्र है वो हमारा कॉफी रेलवे के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। और कपास के लिए भी याद रखना, ये मैनचेस्टर के रूप में भी साओ पालो हमारा फेमस है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खेती की जा रही है वो किसकी की जा रही है, कॉफी की जा रही है। बाकी हमने बात की थी कि ये क्षेत्र हमारा खनिज संसाधन की दृष्टि से भी फेमस है, और इसमें एक शहर मिलता है इटाबिरा, एक जगह मिलेगी इटाबिरा, आपको एटलस में मिलेगा नहीं, एक बोलो हॉरिजॉन्टा करके मिलेगा, देखो एटलस में बोलो हॉरिजॉन्टा। बोलो हॉरिजॉन्टा के पास में एक छोटा सा शहर है इटाबिरा। ये इटाबिरा आयरन के लिए फेमस है। तो इटाबेरा में, तो इसका मतलब ब्राजीलियन उच्च भूमि में किस प्रकार का खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आयरन यहां पर लौह अयस्क सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है किसकी, ब्राजीलियन उच्च भूमि की। ब्राजीलियन उच्च भूमि के उत्तरी भाग में अगर हम जाएंगे तो दक्षिणी भाग कॉफी के लिए फेमस है, उत्तरी भाग जो है ये गन्ने की खेती के लिए फेमस है, यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो रेस्पे जो है ये शुगर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रेस्पे अगर आपसे पूछा जाए तो हम याद रखेंगे कि ये गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये उत्तरी भाग में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, दक्षिणी भाग में कॉफी का उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पर याद रखना मक्के का उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है, इसको मक्का ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक मक्के का क्षेत्र भी मिलता है जिसको मक्का ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो मक्का ट्रायंगल हमें कहां पर मिल जाता है, ब्राजील के अंदर ही मिल जाता है। मक्के का उत्पादन यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा शहर याद रखेंगे तट पर ही जुड़ा हुआ, जिसका नाम है सेल्वाडोर, और उसके बाद एक शहर याद रखेंगे जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राजील की दोनों प्राचीन राजधानियां रही हैं। सेल्वाडोर भी ब्राजील की प्राचीन राजधानी रह चुकी है, और रियो डी जेनेरियो भी ब्राजील की प्राचीन राजधानी रह चुकी है। लेकिन वर्तमान राजधानी के बारे में पूछा जाए तो ये है ब्राजीलिया। तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र हो गया हमारा ब्राजीलियन उच्च भूमि का क्षेत्र। इसके अलावा ये जो उत्तरी क्षेत्र है इसका, तो इसके इस क्षेत्र में तो क्या पूरे की पूरी ब्राजीलियन उच्च भूमि है। उत्तरी भाग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक पूरे का पूरा अमेजन नदी का क्षेत्र मिलता है। अभी अमेजन नदी को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अभी केवल आप अमेजन नदी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे ये कौन सी नदी है, अमेजन। ठीक है, बाकी ये मनोस वगैरह ये सब रिपीट कराऊंगा बाद में। ये यहां पर एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं टोकेंटिस। ये सब नदियां अभी मैं आगे जाकर रिपीट कराऊंगा, और ये बेलम के बारे में भी पढ़ेंगे, ये आखिर किस चीज के लिए फेमस है। तो अभी हाल फिलहाल ब्राजील के अंदर आप ये क्षेत्र याद रखेंगे। तो ब्राजील का ये जो उत्तरी भाग है ये पूरे का पूरा अमेजन का बेसिन है, और ब्राजील का दक्षिणी जो भाग है या दक्षिण पूर्वी भाग है ये ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राजील की लोकेशन की। तो ब्राजील के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ब्राजील की लोकेशन की बात करें तो ब्राजील कहां पर है, ईस्ट में स्थित है। कैपिटल की बात करें तो देखो
कैपिटल में अगर इसकी प्रथम राजधानी पूछा जाए कि ब्राजील की प्रथम राजधानी क्या है, तो ब्राजील की प्रथम राजधानी की बात की जाती है वो है सेल्वाडोर। ठीक है, तो पुर्तगाल उपनिवेश के समय 1549 से लेकर 1763 तक ब्राजील की जो राजधानी रही थी वो थी सेल्वाडोर। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो राजधानी बनाई गई थी, तो सेकंड नंबर पर जो राजधानी बनाई गई थी उसको कहा जाता है रियो डी जेनेरियो। क्या कहा जाता है इसको? रियो डी जेनेरियो। ये 1963 से 1763 से लेकर 1960 तक लंबे समय तक रियो डी जेनेरियो इसकी एक ओल्ड कैपिटल के नाम से जानी जाती है, सेकंड कैपिटल भी आप बोल सकते हैं। और वर्तमान में जो 1960 के बाद से, तो 1960 के बाद से जो राजधानी बनाएगी वो है ब्राजीलिया। तो पहली राजधानी सेल्वाडोर रही है, दूसरी राजधानी रियो डी जेनेरियो, तीसरी राजधानी कौन सी रही है? ब्राजीलिया। कोस्टल लाइन की बात करें तो ये केवल इधर से अटलांटिक ओशियन को टच करता है। और बॉर्डरिंग कंट्री देखो, यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है, तो टोटल हमारे 12+1 देश हमने देखे थे, टोटल 13 देश थे, तो 13 में एक देश तो हो गया ब्राजील, बचे कितने? 12 देश। तो 12 देशों के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां से अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 तीनों ब्राजील को टच करते हैं, 4 भी टच करता है, 5 भी टच करता है, 6 भी टच करता है, 7 टच कर रहा है, 8 9 और 10। तो इसका मतलब है ब्राजील से सबसे ज्यादा देशों की सीमा टच करती है नॉर्थ साउथ अमेरिका में, वो है 10 देश। वेनेजुएला 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 कैसे हो गए? कौन सा रह गया? वेनेजुएला हो गया यहाँ पर, है ना, और कोलंबिया भी हो चुका है, उरुग्वे यहाँ पर, पेरू भी लिखा हुआ है, छूट गया शायद कोई, और उरुग्वे भी लिखा हुआ है, पराग्वे भी लिखा हुआ है, बोलिविया भी लिखा हुआ है, गुयाना लिखा हुआ है, सूरीनामा लिखा हुआ है, इसमें अर्जेंटीना छूटा हुआ है। अर्जेंटीना की सीमा भी ब्राजील को टच करती है। ठीक है, इसमें अर्जेंटीना छूटा हुआ है, तो ये आपके 9 हो जाते हैं। और जो 10वां देश इसमें है जो फ्रेंच गुयाना, जिसको हम एक अधीनस्थ देश फ्रांस का मानते हैं, लेकिन टच कर रहा है, लेकिन हम याद रखेंगे, तो इसमें एक आपका फ्रेंच गुयाना भी आ जाएगा। तो इस तरीके से देशों की संख्या आपकी 10 हो जाती है। तो टोटल सोचो कि 13 देश है, 13 में एक कुछ ब्राजील है, तो पेपर में ये आने के ज्यादा चांस है कि कौन से देश हैं जो ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो एक देश है जो कौन सा है? इक्वाडोर, ये स्पर्श नहीं करता। और इधर से अगर आप देखेंगे तो एकमात्र देश है वो है चिली। तो ये 2 देश ऐसे हैं जो ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो यहां पर इसलिए स्पेशली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश हैं जो ब्राजील की सीमा को टच नहीं करते। केवल 2 देश याद रखेंगे, एक इक्वाडोर ब्राजील की सीमा को टच नहीं करता, दूसरा चिली ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करता। बाकी के सारे 10 देश ब्राजील की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये एटलस के साथ जब तक आप खुरापातियां नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। और ब्राजील ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा भी होकर जाती है और जिससे मकर रेखा भी होकर जाती है। तो ब्राजील के उत्तरी भाग से हम जानते थे विषुवत रेखा होकर जाती है, और ब्राजील के लगभग दक्षिणी भाग से हम जानते हैं यहाँ पर मकर रेखा होकर जाती है। तो ब्राजील से विषुवत रेखा भी होकर जाती है और ब्राजील से मकर रेखा भी होकर जाती है। तो ये पॉइंट खास तौर पर ब्राजील के याद रखेंगे। इसके अलावा ब्राजील के अंदर माउंटेन्स पूछा जाए तो ब्राजीलियन उच्च भूमि मिलेगा, और नदी पूछा जाए तो अमेजन और उसकी प्रमुख सहायक नदियां यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन अमेजन नदी को हम यहाँ पर अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमेजन नदी की अलग से हेडिंग बनाएंगे। तो देखें जरा, ये पूरा मैं अमेजन नदी का डायग्राम दिखा रहा हूं। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में अमेजन नदी प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। इस नदी का अब उद्गम कहां से होता है? तो अमेजन नदी के उद्गम की बात करें तो इसके पश्चिमी हिस्से पर एक पर्वत दिया हुआ है, एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत यहाँ पर जो इक्वाडोर वगैरह के देश हैं वो क्षेत्र आ जाएंगे, इक्वाडोर आ जाएगा, कुछ पेरू का क्षेत्र आ जाएगा। तो मेन इक्वाडोर को टारगेट करना। इक्वाडोर के अंदर मैंने आपको 2 नदियां पढ़ाई थी, एक का नाम था मेरानोन और एक का नाम था उकाइली। ये दोनों नदियां इक्वाडोर से उद्गमित होती हैं। तो इन दोनों का ओरिजिन कहां से होता है? इक्वाडोर से, मेरानोन और उकाइली नदी। जब ये दोनों नदियां इक्वाडोर से निकलती हैं और इक्वाडोर में ही जाकर मिल जाती हैं, जिस जगह पर मिलती हैं उसको कहते हैं इक्विटोस। यहां पर इक्वाडोर अभी तक। तो मेरानोन और इक्वाइली नदियां का उद्गम एंडीज पर्वत में इक्वाडोर से होता है और
इक्विटोस में ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं उसके बाद इस नदी को ब्राजील में अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी के उत्तरी तट से मिलने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है वो है नेग्रो, या इसको कई बार रियो नेग्रो के नाम से भी पढ़ लिया जाता है, नेग्रो नदी या रियो नेग्रो नदी। और इस रियो नेग्रो नदी से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है जिसको कहा जाता है ब्रांको। तो ब्रांको याद रखेंगे, रियो नेग्रो या नेग्रो नदी की सहायक नदी है, और नेग्रो नदी ब्राजील की अमेजन के लेफ्ट हैंड की सबसे प्रमुख नदी है। और जिस जगह पर इस नदी का संगम होता है उस जगह को कहा जाता है मनौस, और ये मनौस पूरे वर्ल्ड स्तर पर रबड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रबड़ की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है किसको? मनौस को। तो मनौस याद रखेंगे कहां पर स्थित है? अमेजन और नेग्रो नदी के संगम पर स्थित है, जो वर्ल्ड लेवल पर रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर नेग्रो नदी की बात करें तो इस नेग्रो नदी को ब्लैक रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक रिवर इसलिए कहा जाता है तो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, तो काफी ज्यादा पॉल्यूशन होने के कारण इस नदी का पानी बिल्कुल दलदल टाइप का, नाला टाइप का बना हुआ है, इसलिए इसको ब्लैक रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी रामसर सूची में भी शामिल है। तो ये क्या है? हमारा एक रामसर स्थल भी है। तो ये शायद विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। नेग्रो रिवर का जो ब्लैक रिवर के नाम से जाना जाता है, एक बार चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग कि सबसे बड़ा क्या यही आ रहा है या और कोई आ रहा है। लेकिन रामसर सूची में शामिल है, ये कंफर्म है। बड़ा है या नहीं एक बार आप लोग अच्छे से गूगल या अन्य हेल्प के माध्यम से कंफर्म कर लेना। जहां तक मुझे आइडिया है कि ये सबसे बड़ी रामसर साइट मानी जाती है वर्ल्ड की। कहां पर स्थित है? रेग्रो नदी पर स्थित, ब्लैक रिवर भी कहा जाता है इसको। तो ये लेफ्ट हैंड की प्रमुख नदी हो गई। राइट हैंड से मिलने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है मडेरा। तो अमेजन की सबसे बड़ी नदी का नाम भी मडेरा है, और राइट हैंड से मिलने वाली भी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मडीरा नदी है। इसके अलावा इससे मिलने वाली कुछ नदियों का नाम है जिसमें जुरुआ नदी मिल जाती है। जुरुआ के अलावा यहाँ पर पोरुस नदी मिल जाती है। पोरुस के अलावा यहाँ पर तापाजोस नदी मिल जाती है। तापाजोस के बाद झिंगू नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जुरुआ की तरह दरुआ याद रखो, दरुआ पुरुष, ठीक है, दरुआ पुरुष मदिरा, मदिरा मतलब दारू, शराब, वाइन। तो दरुआ पुरुष मदिरा पीकर जोश में आ गया, और लास्ट में जोश में आने के बाद झिंगू की तरह किसी कुंडे में पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। तो दरुआ पुरुष मदिरा पीकर जोश में आ जाता है, बाद में झिंगू की तरह पड़ा रहता। तो ये एक सेंटेंस के रूप में आप सारी सहायक नदियों को याद रख सकते हैं। बाई चांस इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मदिरा, नेग्रो और ब्रांको के बारे में खास तौर पर आपको याद रखना है। इस पूरी अमेजन नदी से जिन ग्रासलैंड का संबंध है उसको कहा जाता है सेल्वास। तो अमेजन नदी से संबंधित घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। जैसे पंपास का क्षेत्र इसके नीचे है, तो जैसे अर्जेंटीना के अंदर जो घास के मैदान मिल रहे थे उसको कहा जाता था पंपास। पंपास के उत्तर में थोड़ा सा मिल जाते हैं तो वो मिल जाता है ग्रान चाको, और ग्रान चाको के ऊपर अगर हम जाते हैं ब्राजील के अंदर तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनको कहा जाता है सेल्वास के नाम से। और सेल्वास के ऊपर भी अगर हम जाएंगे ओरिनिको में, वहां पर मिलते हैं लानोस। तो कई बार इनका क्रम पूछा है, सबसे ऊपर लानोस, उसके नीचे सेल्वास, सेल्वास के नीचे ग्रान चाको, और ग्रान चाको के नीचे मिलते हैं पंपास। तो ये कई बार आपसे इनका क्रम भी पूछ लिया जाएगा। तो ये अमेजन नदी हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, अमेजन नदी की विशेषताओं में बात करें तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में शामिल है। बड़ी का मतलब इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई में शायद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी आती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, क्योंकि इसका स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया, क्षेत्रफल एरिया, वो काफी ज्यादा। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल में तो वो कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व में सबसे अधिक सहायक नदियां अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक सहायक नदियां किस नदी की हैं, तो उसमें भी नाम आता है पहला अमेजन नदी का। तो आखिर ऐसा कारण क्या है कि इसका क्षेत्रफल वर्ल्ड में सबसे बड़ा हो गया और इसमें सबसे ज्यादा सहायक नदियां मिलती हैं? उसका रीजन है टोपोग्राफी। तो किसी भी क्षेत्र में नदी की रूपरेखा को तैयार करती है वहां की टोपोग्राफी, स्थलाकृति, या फिर वहां पर वर्षा की मात्रा। अगर किसी क्षेत्र की टोपोग्राफी उस पैटर्न के लिए उचित है, या फिर वहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम अपने आप ही सबसे बड़ा हो जाएगा।
सौभाग्य से देखा जाए तो अमेजन नदी क्षेत्र में ये दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। अमेजन क्षेत्र विषुवत रेखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, विषुवती रेखा के क्षेत्र भी मिलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सबसे घने वन भी मिल जाते हैं, सबसे बड़े जीव जंतु भी आपको सेलवास के वनों के अंदर ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, पूरे के पूरे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे। तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। इसके अलावा इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में पूरे का पूरा एंडीज है। अगर इधर से पानी बरसता है तो एंडीज पर्वत का पानी पूरा इस तरफ फ्लो करेगा। और इसके दक्षिणी भाग में हम देख चुके थे, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम देख चुके थे कि ब्राजीलियन उच्च भूमि स्थित है। तो इधर भी ऊंचाई ज्यादा है और ऊपर पूरे का पूरा ग्वाना हाईलैंड है। ठीक है, जो ग्वाना फ्रेंच ग्वाना वाले देश है, यहाँ पर ग्वाना हाईलैंड है। तो इधर ग्वाना हाईलैंड है, इस वाले एरिया में ब्राजील हाईलैंड है, इधर अगर हम जाएंगे तो एंडीज है। तो ये चारों तरफ से काफी ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए ये काफी नीचा क्षेत्र हो जाता है। तो इधर से भी पानी यहाँ पहुंचेगा, इधर से भी पानी यहाँ पहुंचेगा और इधर से भी पूरा पानी का फ्लो इस तरफ रहेगा। इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा सहायक नदियां हमें अमेजन नदी के अंदर मिलती है और इस कारण से ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो टोपोग्राफी भी उचित है और उसके अलावा वर्षा की मात्रा भी यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। तो ये कहानी होती है हमारी अमेजन नदी की। मनाउस के बारे में याद रखना, रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। लेकिन एक दो चीजें और समझ लें, इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि से दक्षिण से उत्तर की ओर एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है टोकेंटिस नदी। तो टोकेंटिस नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए अमेजन नदी के मुहाने के पास में ही इसका मुहाना, जहां पर अमेजन नदी का मुहाना है उसी के पास में ही इस नदी का मुहाना है। और इससे मिलने वाली एक नदी का नाम है पारा, इसको पारा टोकेंटिस के नाम से एक साथ भी पढ़ लेते हैं। इसी नदी के मुहाने के पास में एक जगह है यहां पर बेलम। तो इसी नदी के मुहाने के पास में कौन सी जगह है, बेलम। जैसे यहां पर कौन सी जगह है, मनाउस। तो मनाउस किसके लिए फेमस है, रबड़ की मार्केट के लिए फेमस है। और याद रखना कि जो रबड़ का निर्यात किया जाता है, तो रबड़ के निर्यात की जब बात होती है तो रबड़ का सबसे ज्यादा निर्यात कहां से किया जाता है, बेलेम से किया जाता है। लेकिन बेलेम याद रखना, बेलम या बेलेम, तो बेलम या बेलेम करके आता है। तो बेलम या बेलेम अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित नहीं है, बल्कि पारा या टोकेंटिस नदी के मुहाने पर स्थित है, जो रबड़ निर्यात के लिए फेमस है। इसको एक तरीके से हम रबड़ पोर्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी अमेजन नदी की कहानी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा जो बचा हुआ था वो है हमारा एंडीज माउंटेन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एंडीज माउंटेन की जो बार बार चर्चा करते आ रहे थे, ये पूरे का पूरा एंडीज माउंटेन आप देखोगे तो यहाँ वेनेजुएला से लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो वेनेजुएला से कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7-8 देशों के अंदर इसका पूरे का पूरा विस्तार हमें मिल जाता है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी मिलती है। तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, एंडीज माउंटेन। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज माउंटेन। तो इसका विस्तार कितने देशों में है, तो ये वेनेजुएला से स्टार्ट होता है। वेनेजुएला के बाद इसका विस्तार कोलंबिया में जाता है, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर में, इसके अलावा पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। तो इन सारे देशों के अंदर अगर आप देखोगे लगभग 7 देश हैं जहां पर इस पूरे पर्वत का क्षेत्र का विस्तार है। तो पहले तो लोकेशन बताएंगे। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में ये स्थित है। तो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर यहाँ पर ये पूरे का पूरा पर्वत स्थित है। इस तरीके से पूरी की पूरी ये रेंज हमें मिल जाती है। क्लियर। इसके अलावा कितने देशों में है, तो लगभग 7 देश हम यहाँ पर याद रखें, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। तो टोटल 7 देशों में इसका विस्तार है। टाइप की अगर पूछा जाए तो ये किस प्रकार का पर्वत है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर हमने एक पर्वत पढ़ा था जिसका नाम था रॉकी पर्वत, और उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। ये दोनों ही पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां भी, और इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। और इन दोनों का ही निर्माण प्लेट विवर्तन की घटनाओं से हुआ है।
जैसे उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिकन प्लेट और इधर से प्रशांत प्लेट के टकराने से इस पर्वत का निर्माण, रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से साउथ अमेरिकन प्लेट और इधर से प्रशांत महासागर की प्लेट के टकराने से एंडीज माउंटेन का निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तन की घटनाओं के टकराने से हुआ है, अभिसारी संचलन से हुआ, कन्वर्जेंट मूवमेंट से हुआ है। तो इस प्रकार के पर्वतों को नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, न्यू फोल्डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है। क्लियर हुआ? इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो लगभग 7000 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ मिलती है, वेनेजुएला से लेकर चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर तक। तो वेनेजुएला से लेकर ये 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा निर्माण प्रक्रिया अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी निर्माण प्रक्रिया कब हुई है, तो अभी मैं बता चुका हूं, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर इसकी आप निर्माण प्रक्रिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं तो फॉर्म्ड बाय द सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब होता है जब प्लेटें टकराती हैं तो एक प्लेट टकराकर नीचे की ओर क्षेपित हो जाती है, उसको कहते हैं सबडक्शन की प्रक्रिया। सबडक्शन की जगह आप कन्वर्जेंट भी लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट मतलब अभिसार। सबडक्शन का मतलब होता है निक्षेप। तो यहां पर दो प्लेटों के मतलब एक तरफ से आपकी पैसिफिक प्लेट है और एक तरफ से आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो इन दोनों प्लेटों के सबडक्शन से या ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। और यहां पर एक छोटी प्लेट मिलती है, कई बार नजका प्लेट का ऑप्शन आ जाता है पैसिफिक प्लेट के साथ, तो या तो पैसिफिक प्लेट ही ऑप्शन में आएगा या फिर नजका प्लेट ऑप्शन में आएगा। तो इन दोनों प्लेटों के यहीं पर एक नजका प्लेट मिलेगी, तो पैसिफिक प्लेट या नजका प्लेट के टकराने से इस पर्वत की उत्पत्ति हुई है। बाकी एंडीज माउंटेन में मैं डिटेल से करा चुका हूं, और जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें आपको सारी चीजें डिटेल से करवा दी जाती हैं। तो ये एंडीज माउंटेन की कहानी भी आपकी कंप्लीट होती है। एक दो चीजें इसमें और हमें देखना है, तो ये पूरे देशों में क्या है, एंडीज माउंटेन का हमारा विस्तार मिल जाता है। तो इन सारे देशों में एंडीज माउंटेन फैला हुआ। यहाँ पर कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में पूछ लिया जाता है। चोटियों के बारे में याद होगा, मैं आपको दो चोटियां इक्वाडोर के अंदर पहले पढ़ा चुका था कि दो चोटियां इक्वाडोर के अंदर मिलती हैं और दो चोटियां चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर भी मिलती हैं। तो टोटल इस पर्वत पर 4 प्रमुख हाईएस्ट पीक मिलते हैं। चोटियां तो बहुत ज्यादा मिलती हैं, लेकिन 4 प्रमुख हाईएस्ट पीक इसमें मिलते हैं। तो इसमें देखोगे तो एक चोटी का नाम है जिसको कहा जाता है चिम्बाराजो। तो चिम्बाराजो, चिम्बाराजो कहां पर है, ये इक्वाडोर में स्थित है, यहां पर लिख सकते हैं चिम्बाराजो इक्वाडोर में स्थित है। और दूसरा मिलता है कोटोपैक्सी, ये भी इक्वाडोर में स्थित है। तो चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी दोनों ही एंडीज माउंटेन की चोटियां हैं, जो दोनों कहां पर स्थित हैं, हम कह सकते हैं कि ये इक्वाडोर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम चिम्बाराजो की बात करें तो ये एक तरीके से सुसुप्त ज्वालामुखी है, या शांत भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी की बात करें तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो एक सुसुप्त ज्वालामुखी हो गया और एक ऐसा हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। और यहां पर याद रखेंगे कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा भी है, ठीक है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इसके बाद तीसरा जो मिलता है वो है डेल सलाडो। डेल सलाडो कहां पर है, ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है और ये एक्टिव वोल्केनो है। और चौथा जो मिलता है वो है एकांकागुआ, ये भी अर्जेंटीना और चिली के लगभग बॉर्डर पर स्थित है और जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांकागुआ। कोटोपैक्सी और डेल सलाडो में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो यहां पर याद रखना कि इन दोनों में जो डिफरेंस आता है कोटोपैक्सी में, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हम बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो ये कुछ मान लो एंडीज माउंटेन है, यहां से वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट होता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन यहां से होता है और यहां पर एक वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण
हो जाता है। तो इस तरीके से एक वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो ऐसे करके काफी ऊंचा हम वॉल्केनिक माउंटेन बना लेते हैं। एक वॉल्केनिक माउंटेन का इरप्शन यहां से हुआ और इस तरीके से एक वॉल्केनिक माउंटेन आ गया। तो इस तरीके से दो वॉल्केनिक माउंटेन आपको यहां पर दिखाई देते हैं। अब इनमें अगर आप डिफरेंस क्या देखोगे तो इस वाले वॉल्केनिक माउंटेन को डल सलाडो बोलेंगे और इस वाले माउंटेन को कोटोपैक्सी बोला जाएगा। तो इस तरीके से कोटोपैक्सी और डल सलाडो में आप डिफरेंस देखेंगे तो कोटोपैक्सी ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, लेकिन अगर बेस से अगर देखा जाए तो रियल में जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो किसके अंदर है, डल सलाडो के अंदर मिलती है। इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हमेशा बना रहता है। तो ये पिक्स की कहानी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे देश हैं, इनको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बचा हुआ था हमारा एक देश बचा हुआ था वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के बारे में शायद हम पढ़ चुके थे, ये हो गया था। ठीक है, वेनेजुएला कंप्लीट कर लिया था, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। हाँ, कुछ देश हमारे बचे हुए थे, जैसे ये तीन देश, जैसे ये तीन देशों के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा था। वेनेजुएला तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। तो इन तीन देशों की बात करें तो इसमें सबसे पहला देश यहाँ पर लिखा हुआ है सूरीनामा। तो सूरीनामा की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है नॉर्थ ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कैपिटल की बात करें तो पारामैरिबो मिल जाती है। ठीक है, कैपिटल का नाम क्या है, पारामैरिबो, बस इतना याद रखना है। गुयाना की अगर हम बात करें तो गुयाना की लोकेशन भी सेम है और कैपिटल का केवल कैपिटल याद रखना है। गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन याद रखेंगे, सूरीनामा की कैपिटल पारामैरिबो याद रखेंगे। फ्रेंच गुयाना की अगर हम बात करें तो ये 11वां और 12वें नंबर के देश हैं। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल केन है और इस पर फ्रांस का अधिकार, ये स्वतंत्र देश नहीं है, ये जरूर याद रखना। इस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। और यहीं पर एक जगह है कोरू, जहां पर गुयाना स्पेस सेंटर बना हुआ, लॉन्चिंग साइट ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब फ्रांस ने अपना एक यहाँ पर स्पेस सेंटर बनाया हुआ है। कहां पर, फ्रेंच गुयाना में जो स्थित है, कहां पर, कोरू के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से ये सारे देशों की कहानी यहाँ पर कंप्लीट होती है और हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से यहाँ से कंप्लीट कर लिया। तो दो कॉन्टिनेंट आपके कंप्लीट हो गए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कॉन्टिनेंट की हम स्टडी करेंगे। जैसी भी क्लासें आपको समझ में आए उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तो ये